हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। तो हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी बात करी हुई है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपके आरएस प्रीलिम्स के जो मेन फोकस एरियाज है। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर जब आप उस एग्जाम के सिलेबस से उसके पेपर को एनालाइज करके देखते हो तो आपको हर एक एग्जाम के अंदर कुछ फोकस एरियाज का पता चलता है। ठीक है, और वो फोकस एरियाज होते हैं दोज आर द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कम स्कोरिंग होते हैं, और जो बच्चे उस चीज को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन करते हैं उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। ठीक है, rather than becoming a ज्ञानी, rather than becoming an encyclopedia of information, you should study what is relevant for your examination for clearing that particular examination। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का यही एक वो होता है कि भाई स्मार्ट स्टडी जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स को भी बीट कर सकती है। तो आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, बट वहां लगाओ जहां पर जरूरत है। हर चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, कहीं पर हमें स्मार्ट एफर्ट्स भी लगाने होते हैं। ठीक है, अब देखो टॉपर और ऑर्डिनरी बच्चे को क्या चीज अलग करती है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग करती है। स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? जब आपको पता होता है कि भाई एग्जाम की डिमांड क्या है। अब एग्जाम की डिमांड है, वो पूछना चाह रहा है आपसे हिस्ट्री के बारे में और आप उसको बता रहे हो पता नहीं क्या ही, तो दैट इज नॉट विच विल फेच यू मार्क्स। ठीक है, एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर देखते हैं हम, बच्चे बोलते हैं मैम हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होता। तो सिलेबस कभी भी किसी का भी पूरा नहीं होगा क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। आज कुछ हुआ कल वो सिलेबस बन गया। ठीक है, तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस के कुछ कोर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ कोर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमें उन रिपीटेड एरियाज को, उन रिपीटेड सब्जेक्ट्स को जहां से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिन सब्जेक्ट से हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, ताकि अगर उस सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है तो वो मैं गलत ना करूं। ठीक है, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि भाई ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। हर साल 25 से 26 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं, तो मैं इस सब्जेक्ट के कोर एरियाज को फाइंड करूं। ओके, और फिर उन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं ताकि अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेरा मिस ना हो। ठीक है, और कट ऑफ आपको पता ही है कितनी जा रही है, बहुत कम कट ऑफ हो गई है आपकी, 90 ही नहीं छू रही है आपकी कट ऑफ, मतलब सीधा सीधा 50% हो गया आपका, 45-50% के बीच में जा रही है आपकी कट ऑफ। ठीक है, और अगर आप उन कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेपरेशन को जो है स्ट्रेटेजाइज करना है। आज हम बात करने वाले हैं उन कोर सब्जेक्ट्स की जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए ये है आपका 2024 का सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। आपके जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज किसका डिस्ट्रीब्यूशन? आपके क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे ज्यादा मात्रा में देखो कौन से क्वेश्चन, कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो आपका इंडियन और राजस्थान पॉलिटी और दूसरा आपका इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक, तो ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं दीज आर योर कोर सब्जेक्ट्स। आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं वैसे तो। सबसे पहला हो गया आपका पॉलिटी, दूसरा हो गया आपका इकोनॉमी, तीसरा हो गया आपका हिस्ट्री, चौथा हो गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर ही हम लोग क्या इंक्लूड कर देते हैं? आपका इन्वायरमेंट। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक, क्या प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक और चीज बहुत मेजर होती है इन कोर सब्जेक्ट्स के अलावा, जो कि होता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स मोस्टली
आपके स्टैटिक्स से जोड़ के पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो मेजर रोल क्या होता है, आपका जो करंट में चल रहा है उसको इस स्टैटिक्स से जोड़कर और फिर पूछा जाता है। There is a blend of what? There is a blend of static and current knowledge in your prelims examination. ठीक है। अब हम देखते हैं that this is the distribution of marks. What? That जनरल साइंस के 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल साइंस के? 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन अदर देन योर स्टैटिक, ठीक है। अदर देन योर स्टैटिक से रिलेटेड आपके सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड के 18 क्वेश्चंस आए थे 2024 के प्रीलिम्स के अंदर। इंडियन हिस्ट्री सॉरी इंडियन और राजस्थान पॉलिटी के 26 क्वेश्चंस हैं आपके। एप्टीट्यूड जो कि आपका सी सेट से मिलता जुलता होता है आरएस के अंदर, उसके कितने आ रहे हैं आपके? 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहां पर आपसे क्वांट, रीजनिंग, ये सब कुछ पूछा जाता है। एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंडियन एंड राजस्थान ज्योग्राफी के 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी के अराउंड 19 से 20 क्वेश्चंस आते हैं और इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के आपके 23 क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर कोई भी बच्चा है, एस्पिरेंट है, उसका कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसका स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मैंने पॉलिटी को इस तरीके से पढ़ लिया कि अगर एक भी क्वेश्चन उसका ऐसा होता है तो मैं मिस ना करूं, ठीक है। मतलब मैं पॉलिटी के 26 में से 26 जो क्वेश्चंस है उनको सही करके आऊंगी, ठीक है। 26 में से 26 क्वेश्चंस मेरे सही होंगे पॉलिटी के। इस तरीके से मैंने पॉलिटी को पढ़ लिया है। उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप उठा लो कोर वाला, जो कि आपका हो गया सपोज करो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 27 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब 26 क्वेश्चंस आपने पॉलिटी के कर लिए, 27 क्वेश्चंस आपने कर लिए किसके? राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है। तो आपका जो मेजर पार्ट था, जो मेजर पोर्शन था, वो क्या हो गया? कवर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपकी जो आधी टेंशन थी एग्जाम की, वो तो इन दोनों को कवर करने के बाद ही खत्म हो गई। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है आपके करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स वो स्टैटिक से भी जोड़ रहा है और करंट अफेयर्स को वो अलग से भी पूछ रहा है एज अ फैक्चुअल चीज, राइट। सो दिस इज हाउ आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिनमें आपकी क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को उठाकर आप क्या करते हो? आप अपने सवालों का हल करते हो, ठीक है। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको कम चीजें जो हैं बहुत थरली पढ़नी पड़ेंगी। थरली का मतलब होता है जिसके आप 10 बार रिवीजन कर देते हो। बहुत कम सब्जेक्ट्स का आपको 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा, बट जो आप रिवाइज करोगे, ठीक है, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा वर्थ इट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको मार्क्स फेच करेगा। अब एक सिनारियो और देखते हैं। हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बट हमने रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर नहीं किया। एग्जाम में हम बैठे, हमने देखा कि यार पॉलिटी से क्वेश्चन आया आर्टिकल 200 से रिलेटेड। अब आप सोच रहे हो कि हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, कहाँ क्या पढ़ा था, क्या एग्जैक्टली था, आप वहीं अटक जाओगे, ठीक है। और इसी सिनेरियो को फ्लिप करके देखो, आपने पॉलिटी पढ़ी है बहुत अच्छे से, 10 बार रिवीजन किया है आपने, जैसे ही आर्टिकल 200 आया, आपको पता है रिलेटेड टू योर क्या है? गवर्नर है, ठीक है, आपके गवर्नर से रिलेटेड है आर्टिकल 200, तो आपने फटाक से उसका आंसर कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है जब आप मल्टीपल रिविजन्स करते हो, ठीक है। और मानती हूं मैं, नोटिफिकेशन आने के बाद में बच्चों के पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आप अपनी प्रेपरेशन को स्मार्ट बनाओ। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है उसको एकदम कंप्लीटली पॉलिश कर लो, ठीक है। कि अगर इस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कुछ भी क्वेश्चन छोड़कर या नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, ठीक है। उसके अलावा पूरा पेपर आपके पास है ही। इन सब्जेक्ट्स के अंदर से जितना आपने पढ़ा है उतने में से अगर आपको कुछ आता है तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मेजरली आपको ऐसे 3 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं जो क्या है, जिनका ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस क्या है? ज्यादा है, और कंटेंट क्या है? कम है। मेजर टॉपिक्स यहाँ पर क्या क्या हो गए आपके? पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया। ये तो क्या है, यहाँ से तो मेजर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में आपका कल्चर भी आता है, ठीक है,
तो यहाँ से मेजर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इन कोर सब्जेक्ट्स के अंदर से कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लो और उनको एकदम अच्छे से पॉलिश कर लो। और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि करंट को कई बार किससे, आपके स्टैटिक से भी जोड़कर पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज क्या है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने 2 सब्जेक्ट्स के कर लिए, 2 सब्जेक्ट से इसके 26 क्वेश्चन सही हैं हमारे, इसके 27 क्वेश्चन सही हैं, आधी हमने जो है जंग यही जीत ली, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स के हमने कुछ पढ़ा था, कुछ चीजें, उसमें से मेरे को 6 से 7 क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी के मेरे को 15 क्वेश्चंस या मैं मानती हूँ 12 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, ठीक है। वो 12 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, ठीक है। उसके बाद में एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड को आपको सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर देखना होता है। एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइम एंड वर्क वाले चीज हो गए, आपके सिलॉजिज्म्स हो गए, ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैटर्न रिपीट होता है, तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको और फिर उस चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आपको करना पड़ेगा। इन सब का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का, पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर लो, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, उस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करो एंड यू आर गुड टू क्लियर योर प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है इस स्ट्रैटेजी के बाद में, सो आई डोंट थिंक दैट कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा इस स्ट्रैटेजी को बहुत डिलीजेंटली फॉलो कर रहा है, बहुत ऑनेस्टली फॉलो कर रहा है, तो उसका प्रीलिम्स डेफिनेटली 110% में लिख के दे रही हूँ क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टक हो कि हमें प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, अपने स्ट्रेंथ एरियाज को पहचानो। सबसे पहला अपना जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उसको पहचानो, ठीक है, उसको ब्रश अप करो अच्छी तरह कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लो मेजरली, उसके अलावा आपके करंट अफेयर्स हो गए, 3 मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ लो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़े जा रहे हैं, नो, यू हैव टू रिवाइज इट वंस, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद में उसके जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उन सारे पीवाईक्यूज को खंगाल डालो। 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं आपके उस सब्जेक्ट के, उनको खंगालो और उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप उनको टॉपिक वाइज बाइफोकेट कर पाओ, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियन पॉलिटी देखते हैं अगर, तो उसके अंदर इंडियन पॉलिटी का पार्ट अलग है, राजस्थान का पार्ट अलग है, ठीक है। राजस्थान के अंदर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, आपका चीफ मिनिस्टर आ गए, आपके गवर्नर्स आ गए, लोकायुक्त आ गई, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंदर आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जो होती है आपकी, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आज कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो सेम चीज से रिलेटेड, अगले साल उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से थीम्स जो है वो रिपीट होती है। तो उस सब्जेक्ट को उठाया आपने, आपने उसको रिवाइज किया, पहले रीड किया उसको, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने फिर उसके क्या किया, आपने उसके पीवाईक्यूज एनालाइज किए, ठीक है। पीवाईक्यूज एनालाइज कर लिया आपने, आपको ट्रेंड पता चल गया, फिर आपने उस ट्रेंड के हिसाब से एक 4th रीडिंग लगा दी उस पूरे सब्जेक्ट की दोबारा से। आपके पास शॉर्ट नोट्स थे, आपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया, आपको एक ट्रेंड पता चला, ठीक है, और आपने फिर 4th रीडिंग के अंदर उस ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाई करी, ठीक है। क्वेश्चन के न्यूआंस तक पहुंचने के लिए आपको वो ट्रेंड देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी की बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो डायरेक्ट फैक्ट्स भी पूछता है और डायरेक्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है। वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि फलाने गवर्नर ने अपना ऑफिस कब अज्यूम किया था, कब वो अपॉइंट हुआ था, कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे। तो वहां पर आपको फैक्ट भी आना चाहिए, वहां पर आपको एनालिसिस भी आना चाहिए कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया तो क्यों आया, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ट्रेंड का पता चलेगा व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, व्हेन यू आर डूइंग अ पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। 3 बातें आप लोगों को सबको समझ में आई। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले रिकॉग्नाइज, क्या करना है आपको, यू हैव टू रिकॉग्नाइज,
recognize what? Recognize your strength. Strength subject. कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लो, प्लस कोई से भी करंट अफेयर्स को, मैगजीन को आप फॉलो कर लो। ठीक, सबसे पहला क्या है आपका, रिकॉग्नाइज करना है आपको क्या, कि हमारा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है। 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लो, उसके बाद में मेक शॉर्ट नोट्स। क्या बनाने हैं आपको, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट रीडिंग लगानी पड़ेगी, फिर सेकंड रीडिंग के अंदर उसमें मार्क करना पड़ेगा कि भाई क्या रेलेवेंट है, फिर थर्ड रीडिंग में जाके आपके क्या बनेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे। शॉर्ट नोट्स अगर बनेंगे तो क्यों बना रहे हैं हम शॉर्ट नोट्स, इजी टू रिवाइज। उसके बाद में तीसरा एफर्ट आपको क्या करना है, आपको करना है PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस ऐसे नहीं हलते चलते कर दिया, नहीं, कोर टॉपिक्स ढूंढने हमें। क्या ढूंढने हैं हमें, कोर टॉपिक्स ढूंढने हैं, प्लस हमें एक ट्रेंड पता करना है कि भाई क्या ट्रेंड है, फैक्ट्स पूछ रहा है ये ज्यादा या एनालिसिस पूछ रहा है ये ज्यादा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, या फिर दोनों का ब्लेंड पूछ रहा है। ठीक, ये आपको ट्रेंड पता करना है, प्लस आपको पता करना है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये आपने चीज कर ली। उसके बाद में आफ्टर दैट आपकी होगी एक फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग जब आपको एक सेंस आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये कोर टॉपिक्स हैं, इन कोर टॉपिक्स से इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है और अब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद आप करोगे जब फोर्थ रीडिंग, तो आप हो जाओगे कंप्लीटली रेडी, रेडी फॉर योर प्री, रेडी फॉर योर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स क्लियर करवाने से फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक, ये तो हमने कोर सब्जेक्ट्स पकड़ लिए हैं 3, इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस क्या हैं, जिनसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं लेकिन पूछे तो जा रहे हैं ना, फिर भी पढ़ा तो आपने ये सारे सब्जेक्ट हैं, हमने तो रिवाइज 3 कोर सब्जेक्ट्स किए हैं हमारे, तो इसमें से एक एप्टीट्यूड हो गया। एप्टीट्यूड जो है वो बच्चा अगर प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो वहां पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें से नहीं करके भी 15-20 के अंदर से आप 10 क्वेश्चंस तो करके ही आएगा। एक एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, एक एवरेज बच्चा जो है वो 10 क्वेश्चंस तो करके आएगा ही आएगा आपके रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के, यस और नो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी योर प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है, और इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई प्रिपेयर करनी है। रिकॉग्नाइज करो अपने स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स, ठीक, उसके बाद में उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद में पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ सो दैट बाद में आपको रिवाइज करने में ईज हो। उसके बाद में PYQs का एनालिसिस करो, ट्रेंड पता करो, कोर टॉपिक्स पता करो, उसके बाद में उसकी फोर्थ रीडिंग करो। फोर्थ रीडिंग जब आप करोगे तो आप बिल्कुल फेमिलियराइज हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज से कि भाई ये पर्टिकुलरली क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ रीडिंग के बाद में यू आर गुड टू गो। फोर्थ के बाद में आप 5th 6th 7th 8th जितनी भी करना चाहते हो करो, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, इजी टू रीड है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आप इजीली उस चीज को कवर कर सकते हो। प्रीलिम्स के 1 दिन पहले कुछ मत करो, प्रीलिम्स के 1 दिन पहले मौज मस्ती करो, मूवी देख के आ जाओ, ठीक है। उस दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना है आपने अपने आप को। मॉर्निंग में जल्दी उठो, जब भी आपका प्री का पेपर है, अच्छे से मेडिटेट करके, अच्छा हैवी चीज खा पी के, एंड देन गो टू द एग्जाम सेंटर विदाउट एनी वरीज एंड डाउट्स इन योर माइंड, ठीक। सो दिस वाज योर मेजर फोकस एरियाज ऑफ योर प्रीलिम्स, ठीक है, मेजर फोकस सब्जेक्ट्स ऑफ योर प्रीलिम्स। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज के हिसाब से 3 सब्जेक्ट्स को छांटना है, और जिनसे रिपीटेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब्जेक्ट को छांटना है, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, and you have to kill it in your prelims. I hope you have understood this, that what I was trying to say to you people,
अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप एनी टाइम विजिट कर सकते हो हमारा RS ओनली सेंटर। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आप लोगों को, उस लिंक पे आप क्लिक करके और एक फ्री काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। उस काउंसलिंग सेशन के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे, कंप्लीटली फ्री होगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे नीचे लिंक पे जाके आपको एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम स्लॉट पे आके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो एंड इट इज कंप्लीटली फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। उसके लिए हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप आके हमारे पास एडमिशन लो, नो। हमारा सोल पर्पस क्या है कि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी किसी भी स्टेज के ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन कम टू अस, यू कैन रजिस्टर अ फ्री सेशन और आपके जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। Until then, keep preparing honestly and all the very best for your examination. Thank you so much.